हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड, इस वीडियो में हम सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सजीव क्या होता है, सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं, सजीवों का वर्गीकरण कैसे करें, वर्गीकरण के इतिहास, टैक्सोनॉमी, बॉटनिकल गार्डन्स और म्यूज़ियम, इन सभी टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायो पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति तथा विकास के अध्ययन को हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो जिसका मतलब होता है कि नेचर, और लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो सरल शब्दों में कहें तो प्रकृति का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है, या फिर जीवन की कहानी का अध्ययन करना कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव क्या है। तो जीवों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाएं स्वनियंत्रित और स्वचालित प्रणाली के रूप में चलती रहती हैं, और यही जीवित होने का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। सरल शब्दों में कहें तो जिनमें रासायनिक क्रियाएं होंगी वे सजीव कहलाएंगे, और जिनमें रासायनिक क्रियाएं नहीं होंगी वे निर्जीव कहलाएंगे। और अभी तक हम लगभग 5 से 30 मिलियन जीव जंतुओं की खोज कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 1.7 से 1.8 बिलियन के विषय के बारे में ही हम अभी तक जानते हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन से अधिक प्राणियों की जाती हैं और 0.5 मिलियन वनस्पतियों की जाती हैं। और ये सभी जीव, चाहे वे छोटे हों बड़े, सभी मिलकर जीव जगत का निर्माण करते हैं। और जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताएं जैसे कि आकार, आयाम, जनसंख्या व स्थान में पाई जाने वाली भिन्नताओं को जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट पर निर्भर होता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब सजीवों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को देखते हैं जिनसे हम उनकी पहचान करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक मटेरियल, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मूवमेंट। इन सभी लक्षणों से हम सजीवों की पहचान करते हैं। मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक मटेरियल और कॉन्शियसनेस, ये सभी सजीवों के डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं, मतलब सुनिश्चित लक्षण हैं। ये लक्षण सिर्फ सजीवों में पाए जाएंगे, निर्जीव में नहीं पाए जाते। लेकिन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ। माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, लेकिन फिर भी हर साल उसकी हाइट बढ़ती है, इसलिए निर्जीवों में भी ग्रोथ होती है। चलिए, हमने सजीवों के क्या क्या लक्षण हैं उसे जान लिए। अब हम लक्षणों को एक एक करके गहराई से अध्ययन करते हैं। मेटाबॉलिज्म, जिसे उपापचय कहते हैं, तो जीवों के शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की पूर्ति के लिए कोशिकाओं में संश्लेषण तथा विघटन की क्रियाएं होती है। इन्हीं अभिक्रियाओं को एक साथ उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। उपापचय को दो भागों में बांटा गया है, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब अपचय और कैटाबॉलिज्म मतलब उपचय। एनाबॉलिज्म वे क्रिया है जिसमें जीवों के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कोशिकीय रासायनिक पदार्थ ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। उसी तरह कैटाबॉलिज्म वे क्रिया है जिसमें कोशिकीय रासायनिक पदार्थ का अपघटन होता है तथा ऊर्जा निर्माण होता है, जैसे ग्लूकोज अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निर्माण करता है। सरल शब्दों में कहें तो एनाबॉलिज्म में कोशिकीय रासायनिक पदार्थ का निर्माण हुआ और कैटाबॉलिज्म में कोशिकीय रासायनिक पदार्थ का अपघटन हुआ। कोशिकीय संरचना, सजीव दिखने में कैसे भी हों, वे हमेशा एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, जो उनके शरीर के क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई की तरह कार्य करती है। इसलिए तो कोशिका के बिना जीवन हो ही नहीं सकता, इसलिए कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्शियसनेस है, जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। सभी जीव अपने वास स्थान में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं, और इसी गुण को संवेदनशीलता कहते हैं। सरल शब्द में कहें तो किसी चीज़ को स्पर्श करने पर जो अनुभव होता है, उस गुण को संवेदनशीलता कहते हैं। तो चलिए अब वृद्धि को समझते हैं। तो सजीवों में वृद्धि विभिन्न उपापचयिक क्रियाओं के चलते रहने के कारण होती है, जिससे उनमें लंबाई, चौड़ाई आदि जैसे लक्षणों में स्थायी परिवर्तन होता है। जैसे जंतुओं की लंबाई में परिवर्तन एक निश्चित समय के लिए चलता है, लेकिन वनस्पतियों में वृद्धि जीवन भर के लिए चलता है। इसलिए तो पेड़ पौधे बहुत लंबे और बड़े होते हैं। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, गति और प्रचलन। तो पहले गति को समझते हैं। समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे सभी जीव अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, इसी को मूवमेंट कहते हैं। जबकि लोकोमोशन कुछ निम्न वर्गीय पौधे
बैक्टीरिया तथा सभी जंतुओं के आहार नाल में होता है। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जनन अंगों के द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे नए जीवों को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। सरल शब्दों में कहें तो अपने जैसे समान जीवों की उत्पत्ति या संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक मटेरियल, जिसे अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ सभी जीवों में पाया जाता है और अनुवांशिक पदार्थ ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। अनुवांशिक पदार्थ जीवों के क्रोमोसोम में पाया जाता है। कुछ विषाणुओं में राइबोन्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, तो सभी प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक जीवों में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवों की जनसंख्या, आकार, अमाप, आकृति व स्थान में पाई जाने वाली भिन्नता को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, मेटाबॉलिज्म या बायोडायवर्सिटी? तो हमारा सही आंसर है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जीवों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन सा है? मेटाबॉलिज्म, प्रोटोप्लाज्म या ग्रोथ? तो हमारा सही आंसर है ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की कोशिकाओं में संश्लेषण तथा विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन या ग्रोथ? तो हमारा सही आंसर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ही कोशिकीय रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो अपघटित होकर ऊर्जा बनते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है वो फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम, क्रोमोसोम या लाइसोसोम? तो हमारा सही आंसर है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में ही अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है।